ठीक है, आ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डाल दें, चलो आ जाओ। ये आपका गिफ्ट होगा, थैंक यू सो मच। ले जाओ। चलो, गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, गिफ्ट गिफ्ट होता है, ठीक है। अभी छोटी खुशी मिली है आपको एक चैप्टर की, तो छोटा गिफ्ट मिला है। ज़्यादा बड़ी खुशी मिलेगी तो ज़्यादा बड़ा गिफ्ट मिलेगा, और बहुत बड़ी खुशी मिलेगी तो बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए, कल हमने जो पढ़ा था, क्या स्टार्ट किया था बताइए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ा दिया था ना मैंने आपको, ठीक है। और शायद रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हम आगे बढ़ चुके थे, पढ़ा रहे थे ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अगर आप देखें तो मैंने आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा दिया था। चलिए, हाँ थोड़ा सा गलती हुई थी मुझसे, थोड़ा सुधार कर लीजिए आप मेम्ब्रेन के ऊपर। कल ये पढ़ा दिया था मैंने आपको, पढ़ा दिया था ना, हाँ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारे हो चुके थे, और मैं लास्ट में था यहाँ पर, एनसीईआरटी का फिगर था ये वाला, अगर आपको याद होगा तब, ठीक है। चलिए बताइए, मैंने कहा था लंग्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा था किसका ब्रांचिंग नेटवर्क, ब्रोंकाई का ब्रांचिंग नेटवर्क, मतलब ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई में भी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा एल्वेलाई और उसकी जो डक्ट्स होती हैं वो सारे मिल के बनाती हैं लंग्स बनाती हैं, ठीक है। ये हमारी बात हो चुकी थी। फिर मैंने कहा था कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स है जो बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, तो ऊपर वाले ने उसके ऊपर क्या बनाई है, कवरिंग दी है, ताकि वो ऑर्गन क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। ऐसे ही लंग्स के ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। लंग्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम होता है क्या, प्ल्यूरा। क्या नाम होता है, प्ल्यूरा नाम होता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सिंगल लेयर्ड है, डबल लेयर है, तो आपको पता कितनी लेयर होती है, यहाँ पर 2 लेयर होती है, डबल्ड लेयर होती है। मैंने कहा था एक आउटर लेयर होगी और एक क्या होगी आपके पास, इनर लेयर होगी, ठीक है। लंग्स के ऊपर की कवरिंग में बता रहा हूँ, मैंने कहा लंग्स जो ऑर्गन है उसके ऊपर एक कवर दिया है ऊपर वाले ने, ताकि लंग्स क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। और उस प्रोटेक्शन को मैंने क्या नाम दिया था, प्ल्यूरा। मैंने कहा था प्ल्यूरा होता है, उसके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर प्ल्यूरा होती है और एक क्या होती है, इनर प्ल्यूरा। यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है। आउटर प्ल्यूरा जो होता है उसे आप यहाँ पे काट दीजिए, आउटर का नाम होता है पेराइटल। क्या नाम होता है, आउटर का नाम होता है पेराइटल, थोड़ा आप सुधार कर लीजिए। आउटर का नाम होता है पेराइटल प्ल्यूरा, और जो इनर होता है उसका नाम होता है विसरल। क्या नाम होता है, विसरल प्ल्यूरा, ठीक है। बस थोड़ा सुधार कर लीजिए आप। आउटर प्ल्यूरा जो होती है उसे हम कहते हैं पेराइटल्स, और जो इनर होती है उसका नाम होता है विसरल। क्या नाम होता है, विसरल, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जो आउटर लेयर होगी वो थोरैसिक कैविटी के कांटेक्ट में होगी डायरेक्ट, और जो इनर होगी वो लंग्स सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पूरा पहले आप याद करिए। अगर मैं आपसे कहूँ पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप याद करिए कि जो एयर है वो आपकी बॉडी में कैसे कैसे किस रास्ते से होकर के कहाँ तक पहुँचती है। तो मैंने कहा था कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है वो आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितने होते हैं, 2 होते हैं अपर लिप्स के ऊपर, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से एयर जो होती है वो आती है नेजल पैसेज में, फिर नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से जाती है वो आपके पास, अगर देखा जाए तो इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल से फिर फायरिंग्स में आती है, फायरिंग्स के बाद जाती है वो लैरिंग्स वाले रीजन में, फिर ट्रैकिया में। फिर मैंने कहा था जो ट्रैकिया होता है वो मिड थोरैसिक कैविटी तक आता है, और 5th वर्टिब्री पर क्या होता है, 5th थोरैसिक वर्टिब्री पर वो डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई वो चाहे लेफ्ट साइड का हो चाहे वो राइट साइड का हो, फिर से डिवाइड करेगा तो बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी डिवाइड करेगा तो टर्सरी ब्रोंकाई, वो डिवाइड करेगा तब इनिशियल ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स,
फिर एल्वेलाई और एल्वेलाई की डक्ट्स, ठीक है। ये पूरा एयर जो एटमॉस्फेयर में थी वो कहां पहुंच चुकी है, एल्वेलाई के लेवल पर पहुंच सकती है, ठीक है। इतनी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, जहां से मुझे आज स्टार्ट करना है वो ये है कि अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अपने ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम होता है क्या, कंडक्टिंग पार्ट होता है, और दूसरा जो होता है उसका नाम होता है रिस्पायरेटरी आर द एक्सचेंज पार्ट। मैंने कहा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट। क्या नाम होता है, कंडक्टिंग पार्ट नाम होता है। नाम से ही पता चल रहा है कंडक्ट करने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ लेके जाने वाला, ठीक है। अगला क्या होता है मेरे पास, रिस्पायरेटरी पार्ट होता है, या इसी रिस्पायरेटरी पार्ट का दूसरा नाम होता है क्या, एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं। तो ह्यूमन का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया, कहां से कहां तक, जो मैंने आपको कहा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के एल्वेलाई तक जो पूरा मैंने पाथवे पढ़ाया है, इसी कहते हैं क्या है हम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। और इसी रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम फंक्शन के लिहाज से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है कंडक्टिंग पार्ट, दूसरे का नाम होता है रिस्पायरेटरी आर द एक्सचेंज पार्ट। अगर आप नाम गौर से देखोगे, लिखा कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट करने वाला, मतलब कुछ लेके जाने वाला। क्या लेके जाएगा, एयर लेके जाएगा, ठीक है। अगला रेखा है रिस्पायरेटरी आर द एक्सचेंज पार्ट, यानी एक्सचेंज मतलब कुछ आदान प्रदान हो रहा है, मतलब कुछ लेगा और कुछ देगा, ठीक है। इतनी बात। तो यहां पर आप अंडरलाइन करें, द पार्ट स्टार्टेड विद द। अब बात आती है कि कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो कहां से लेकर कहां तक है। जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के मैं एल्वेलाई तक पहुंच चुका हूं, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के कहां तक पार्ट कहलाएगा क्या, कंडक्टिंग पार्ट, और कहां से कहां तक पार्ट कहलाएगा, एक्सचेंज पार्ट। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के कहां तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का जो पार्ट होता है वो कहलाता क्या है, कंडक्टिंग पार्ट। अब फिर से याद करिए आप, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल एंड द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यहां तक का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। फिर बचा क्या, एल्वेलाई और एल्वेलाई की डक्ट बची हैं। तो जो एल्वेलाई की डक्ट होती है और जो एल्वेलाई होती है तो क्या बनाती हैं, रिस्पायरेटरी आर द एक्सचेंज पार्ट बनाती हैं हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। यहां पर लिखा है एल्वेलाई एंड दियर डक्ट। एल्वेलाई और एल्वेलाई की जो डक्ट होती है वो क्या बनाती है, रिस्पायरेटरी आर द एक्सचेंज पार्ट बनाती है। पहले आप इतना अंडरलाइन करें कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। जहां मैंने कलर चेंज किया है उस पर आप नंबरिंग कर सकते हो। पहला जहां पर लिखा कंडक्टिंग पार्ट, उसके ऊपर आप लिख सकते हो नंबर 1 हो गया ये। दूसरा आप अंडरलाइन कर सकते हो रिस्पायरेटरी आर द एक्सचेंज पार्ट, ये हो गया आपका दो पार्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब क्वेश्चन बनेगा कहां से कहां तक का पार्ट कंडक्टिंग पार्ट होता है, तो मैंने कहा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का जो पार्ट होता है वो कहलाता क्या है, कंडक्टिंग पार्ट कहलाता है। बचा क्या फिर, एल्वेलाई और उसकी डक्ट बची हैं, ये क्या बनाती हैं, एक्सचेंज आर द रिस्पायरेटरी पार्ट बनाती हैं। एल्वेलाई का मतलब क्या है, एल्वेलाई का मतलब होता है जब छोटा सा पैकेट, एकदम छोटा सा क्या होता है, पॉकेट कहलाता क्या है, ये एल्वेलाई। और इसके साथ में क्या होगी, इसकी डक्ट भी लगी होंगी। तो ये डक्ट हो गई एल्वेलाई की डक्ट, ये है डक्ट ऑफ एल्वेलाई, और ये क्या हो गई, एल्वेलाई। ये दोनों मिला क्या बनाएंगी, रिस्पायरेटरी आर द एक्सचेंज पार्ट बनाने वाली है। इतनी बात क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों पार्ट का काम क्या होता है। तो दोनों पार्ट के अलग अलग काम है, अलग अलग काम हम देख लेते हैं। पहला फंक्शन किसका, कंडक्टिंग पार्ट, नाम ही छुपा हुआ है, कंडक्टिंग मतलब लेके जाने वाला। क्या लेके जाएगा, एयर को लेके जाएगा। बात आती है कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर। कंडक्टिंग पार्ट करता क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है किसको, एयर को। कहां तक लेके जाता है ये, एल्वेलाई तक। एल्वेलाई तक एयर को पहुंचाने का काम किसका होता है, कंडक्टिंग पार्ट का। अगला जो एयर है, उस एयर के अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी भी हो सकते हैं या कोई दूसरा भी पार्टिकल हो सकता है, तो उस पार्टिकल्स को क्या करेगा, वो क्लियर भी करेगा। यानी जो कंडक्टिंग पार्ट होता है, एयर में मौजूद जो दूसरे भी क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हटाने का भी काम कौन करता है, कंडक्टिंग पार्ट करता है। तो क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तीसरा काम क्या होता है,
कि कंडक्टिंग पार्ट जो होता है ये एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है, थोड़ा सा ह्यूमिड बना देता है ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर तक एयर को लाया जा सके। अगला चौथा काम क्या होता है, ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। मान लो गर्मी का सीजन चल रहा है, लू चल रहा है, तो एयर क्या है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। मतलब अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हमेशा कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जब बाहर का टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं इस बार जो गर्मी हुई थी 45 डिग्री सेल्सियस, 47 48 50 तक पहुंच गया था, तो एयर का टेम्परेचर क्या है बहुत ही ज्यादा और बॉडी का क्या है बहुत ही कम। तो जो एयर आ रही है पहले क्या करेगा, उसे बॉडी टेम्परेचर तक ला करके मेंटेन कर देगा। या मान लेते हैं कभी ठंडी जब आ जाती है तो एयर क्या होती है बहुत ज्यादा ठंडी, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस ही है, तो जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो एयर को बॉडी टेम्परेचर तक मेंटेन करके रखता है। ये चार काम किसका है, कंडक्टिंग पार्ट का। चारों अंडरलाइन करिए आप, कौन कौन सा पार्ट है पहले बताओ। कंडक्टिंग पार्ट का सबसे पहला काम होगा, ये एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा कहां तक, एल्वेलाई तक। कहां तक लेके आएगा, एल्वेलाई तक। बात है क्लियर। दूसरा काम क्या है इसका, ये एयर में मौजूद जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, यानी एयर में गैस के अलावा जो दूसरे हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे उन्हें भी क्या करेगा, ये क्लियर कर देगा। ठीक है। अगला तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा काम होता है ये इसे क्या करता है, एयर को ह्यूमिडिफाई भी करता है। और चौथा काम होता है कि एयर को बॉडी टेम्परेचर पर लेकर भी आ जाता है। ये काम किसका है, कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है। कंडक्टिंग पार्ट का क्या है, ये फंक्शंस है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर इतनी बात है। बात करते हैं एक्सचेंज पार्ट की। नाम छुपा हुआ क्या है नाम में, एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज करेंगे आप, ऑक्सीजन को कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड से। यहां पे देखें, अगर मैं यहां पे एक फिगर बना दूं, मान लेते हैं इसे मैं मान रहा हूं ये है आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है। और यहां पे ये जो बना है ये क्या आपके पास डक्ट ऑफ एल्वेलाई, और ये क्या है, ये है एल्वेलाई। क्लियर है। मैंने कहा अगर यहां पर मैं मान लेता हूं यहां पर बाहर क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कौन सा पार्ट, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है उसका नाम होता है कंडक्टिंग पार्ट। कौन सा होता है, कंडक्टिंग पार्ट। ये हो गया आपका डक्ट ऑफ एल्वेलाई, ये हो गया एल्वेलाई। ये पार्ट कौन सा है, ये होता है एक्सचेंज पार्ट या रिस्पायरेटरी पार्ट। बात है क्लियर। तो एटमॉस्फेयर से एयर को एल्वेलाई तक कौन लेके आएगा, कंडक्टिंग पार्ट। यानी अगर यहां पर एयर है तो इसके बाद एयर कहां जाएगी, डक्ट ऑफ एल्वेलाई में जाएगी, फिर कहां जाएगी फाइनली। क्लियर हो गया। इसी एल्वेलाई के आसपास क्या होगा, इसी एल्वेलाई के आसपास ब्लड वेसल्स भी तो होंगी, होंगी या नहीं होंगी। और इस ब्लड वेसल में आप देखें, अगर ये ब्लड वेसल कहां से आ रही है, अगर ये ब्लड वेसल जो है वो टिश्यू से आ रही है, तो टिश्यू में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज कहां जाएगी, ये ब्लड वेसल्स में आ जाएगी, यानी कि ये आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और कौन सी गैस आप एटमॉस्फेयर से लेके आ रहे हो, एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस लेके आ रहे हो, ऑक्सीजन। कहां तक आई है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर कहां ये है, डक्ट ऑफ एल्वेलाई में, फाइनली कहां पर आ गई ऑक्सीजन, एल्वेलाई के अंदर आ गई ना। अब मेन जो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज मतलब जो आदान प्रदान हो रहा है गैस का, यानी एल्वेलाई से ऑक्सीजन कहां जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी। और टिश्यू से जो ब्लड आता है वो तो डीऑक्सीजनेटेड होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि टिश्यू में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। बात है क्लियर। और दूसरी बात देखो, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, एल्वेलाई में क्या है, कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लड से कहाँ चला जाएगा, एल्वेलाई के अंदर। यानी एल्वेलाई से हम एक गैस ब्लड में लेके आ रहे हैं और दूसरी गैस हम ब्लड से कहाँ लेके जा रहे हैं, एल्वेलाई के अंदर लेके जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, एक गैस हम ले रहे हैं और एक गैस क्या दे रहे हैं। इसके नाम क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ एक्सचेंज पार्ट का मेन काम क्या होता है, गैस का डिफ्यूजन करना। किसका डिफ्यूजन करना, गैस का डिफ्यूजन। तो एक्चुअली में अगर मैं पूछूं आपसे कि पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम में एक्चुअल में गैस का एक्सचेंज किस पार्ट में होता है, तो आप बताओगे एक्सचेंज पार्ट के अंदर। रिस्पायरेटरी सिस्टम के एक्सचेंज पार्ट के अंदर गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन। जहां पर गैस का एक्चुअली में डिफ्यूजन होता है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक्सचेंज पार्ट। और ये एक्सचेंज पार्ट बनाता कौन है, डक्ट ऑफ द एल्वेलाई एंड द एल्वेलाई।
ठीक है, डिफ्यूजन किसके बीच में होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेयर। ये हो गया आपका एल्वेलाई में आने वाली गैस, इसका नाम है क्या, ऑक्सीजन। कहां से आई है, एटमॉस्फेयर से, तो ये क्या आपके पास ब्लड मौजूद होता है। ठीक है, तो आप यहां पे फिर से पढ़िए, बताइए रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। कौन कौन सा, कंडक्टिंग एंड द रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट कौन सा होता है, डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड द एल्वेलाई। फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो फंक्शन सबसे पहले पढ़ते हैं किसका, हम कंडक्टिंग पार्ट। काम क्या है, चार काम है। पहला, एटमॉस्फेयर से एयर को एल्वेलाई तक पहुंचा देना। दूसरा काम क्या होता है, अगर एयर में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल है, हार्मफुल पार्टिकल है, उसे क्या करना, क्लियर करना, यानी कि एयर को एकदम प्योर बना देना। अगला, एयर को ह्यूमिडिफाई करना, और लास्ट में होता है एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आना। ये चार काम किसका होता है, कंडक्टिंग पार्ट का। एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, मेन पार्ट होता है, मेन साइट होती है जहां पर गैस क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, जहां पर गैस का डिफ्यूजन होता है। अगर मैंने कहा डिफ्यूजन होता है तो बताओ यहां पैसिव होगा या एक्टिव होगा, ये क्या यहां पर एटीपी इस्तेमाल होगी ना, तो गैसियस एक्सचेंज के दौरान कोई भी एटीपी की इस्तेमाल नहीं होती है। क्या इतनी बात क्लियर आपको, तो आप यहां पर अंडरलाइन करें, एक्चुअल साइट ऑफ द डिफ्यूजन। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा था कि कल आपको ये चीज पूरा बनाना पड़ेगा, तो आप इसे बना लिए, पहले हेडिंग डालिए एनसीईआरटी के अंदर, पाथवे ऑफ द एयर इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में एयर किस किस रास्ते से होकर के गुजरती है, आप इसे बनाइए। और मैं आपसे पूछूंगा इसी में रिस्पायरेटरी सिस्टम के मैं दो पार्ट पूछूंगा फिर से भी, कौन कौन सा, कंडक्टिंग पार्ट्स एंड द रिस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। टेस्ट आपको कब है, 21 तारीख को। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड, सेल बायोमॉलिक्यूल्स एंड द सेल डिवीजन और सेल साइकिल। इस बार जो ज़्यादा नंबर लेके आएगा उसको मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट रहेगा क्या नहीं, पूरे टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो गिफ्ट रहेगा वो मेरी तरफ से रहेगा, और पूरे टेस्ट में जिसका नंबर ज़्यादा आएगा, मतलब पूरा मिलाकर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब मिला करके ओवरऑल नंबर में देखूंगा किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है, और इससे बड़ा गिफ्ट मिलेगा। देखते हैं कौन करता है इस बार। नो, बाहर गर्मी बहुत हो रही है, बारिश नहीं हो रही, साइड साइड हो रही है, बीच में नहीं हो रही, साइड में नहीं हो रही, वही कह रहे बीच में होती नहीं है। हम लोग यहाँ पे जल जा रहे हैं। कहीं कहीं लिख लिया आपने, अरे बात नहीं, लिख लिया, क्या कर रहे हो गया, जल्दी लिखो। चलो बताओ, यहाँ कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक, टर्मिनल, कहाँ लिखा है, टर्मिनल ब्रोंकियोस, इनिशियल एंड द टर्मिनल ब्रोंकियोस, यहाँ तक कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट, डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड द एल्वेलाई और द एक्सचेंज पार्ट। ठीक, बहुत हंस रहे हो, कोई बात नहीं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रुक जाए, रुके ही है, कहाँ बढ़े हैं, जल्दी करो, बहुत लेट कर रहे हो।
अभी भी नहीं लिख पाए? कितना फास्ट लिख रहे हो, हंसोगे तो कहाँ दिमाग लगेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है थोरैसिक कैविटी। कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने एक फिगर बनाया था, अगर आपको याद होगा तब कुछ ऐसे बनाया था ना, पतला सा मोटा सा इंसान बनाया था। दोनों के साथ कैसे हो सकता है, पतला हो गया तो मोटा होगा, ठीक है, डोम शेप ऐसे कुछ बनाया था मैंने। ये था आपका डायाफ्राम, ठीक है। ये कैविटी मैंने बताई थी क्या थी, ये थोरैसिक कैविटी। ये कौन सी कैविटी थी, एब्डोमिनल कैविटी। कौन सी कैविटी थी ये, एब्डोमिनल कैविटी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जो थोरैसिक कैविटी होती है ना, उसकी बाउंड्री क्या होती है। मतलब थोरैसिक कैविटी जो होती है वो चारों तरफ से किस किस चीज़ से घिरी हुई है, वो एक एयर टाइट चैम्बर कहलाता है। थोरैसिक कैविटी में एयर कभी भी डायरेक्टली नहीं जाती है, बल्कि उसका एक रास्ता बनाएगा, उसी रास्ते से एयर अंदर जाती है और बाहर आती है। डायरेक्टली थोरैसिक कैविटी में कोई भी एयर इंटर नहीं करती है। तो मेरे पास जो हेडिंग वो कौन सा है, थोरैसिक चैम्बर कह लीजिए या थोरैसिक कैविटी, कोई एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर, ठीक है। कह रहे हैं जो थोरैसिक चैम्बर होता है ये एक एयर टाइट चैम्बर है। एयर टाइट का मतलब क्या है, एयर टाइट का मतलब होता है कि एयर इंटर कर जाएगी डायरेक्टली या नहीं कर पाएगी। जैसे आप कहते हो ना एयर टाइट बोतल भी आती हैं, तो एयर सील टाइट, अच्छा सील्ड होती है, मतलब अगर उसका ढक्कन बंद है तो एयर इंटर नहीं कर पाती। वैसे जो नॉर्मली बोतल होती है अगर आप उसे रख दोगे तो उसमें भी क्या होता है, सीलन थोड़ा बहुत अंदर चली जाती है। खासकर जैसे आपने देखा होगा जो कॉफ़ी की बोतलें आती है ना, कॉफ़ी रखने के लिए, अगर आप वैसे कॉफ़ी का जो बोतल है आप खोला रख दोगे इसे ढक्कन, तो अंदर जो कॉफ़ी है खराब हो जाती है। लेकिन अगर उसे आप एयर टाइट बोतल में रखोगे तो कॉफ़ी कभी भी खराब नहीं होती, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि जो आपका थोरैसिक चैम्बर होता है ये पूरी तरीके से क्या है, एयर टाइट चैम्बर है। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि एयर डायरेक्टली यहाँ से इंटर करे और अंदर चला जाए थोरैसिक कैविटी के अंदर ना, या यहाँ पीछे से बहुत तेज हवा आ रही थी, टकराई मुझसे और अंदर हवा होते हुए चली गई यहाँ पर फेफड़े के अंदर, फेफड़ा मेरा फूल गया। ऐसा कभी नहीं होता है। एयर जो होती है उसका एक रास्ता बनाया गया है, उसी रास्ते के थ्रू क्या होता है, एयर इंटर करती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि थोरैसिक कैविटी कैसा चैम्बर है तो आप बताएंगे एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। और इसी एयर टाइट चैम्बर के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, लंग्स, वो भी क्या होता है, सिचुएटेड होता है। वैसे देखा जाए तो थोरैसिक चैम्बर के अंदर लंग्स भी सिचुएटेड है प्लस हार्ट भी है, दोनों इसी में होता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम हम किसी की बात करेंगे, केवल लंग्स की बात करने जा रहे हैं। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चैम्बर व्हिच इज एन एनाटॉमिकली एंड द एयर टाइट चैम्बर। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये आपके पास कहां गया ये फिगर, मैंने कहा ये आपके पास इंसान है, ह्यूमन है, मैंने कहा ये थोरैसिक कैविटी हो गई, ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। अगर आपसे कोई पूछे बताओ लंग्स कहाँ पर है, किस चैम्बर में है, तो आप बताएंगे जो लंग्स होता है कहाँ पर है आपके पास, थोरैसिक चैम्बर में होता है। और थोरैसिक चैम्बर जो होता है वो कैसा होता है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। अगली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी बाउंड्री आपको याद रखनी पड़ेगी। थोरैसिक चैम्बर इज फाउंड बाय, थोरैसिक चैम्बर को बनाने के लिए देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्सिस, क्या समझना पड़ेगा, एक्सिस। बॉडी के अंदर अलग अलग एक्सिस होती है। जैसे मैं अगर आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं, जस्ट ऐसे, तो मेरे जो ये मेरा पार्ट आप देख रहे हो सामने वाला पार्ट, इसका नाम होता है वेंट्रल। क्या होता है, ये बॉडी का वेंट्रल पार्ट होता है। और जस्ट ये पीछे वाला पार्ट ये डॉर्सल होता है। अगर ये वेंट्रल हो गया, ये क्या होगा, डॉर्सल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लैटरल। अरे ये क्या हो जाएगा, लैटरल हो जाएगा। बात है क्लियर। उसके बाद बात आती है बॉडी में जो लोअर पार्ट्स होते हैं इसे कहते हैं क्या है हम, पोस्टीरियर। कौन सा एक्सिस कहते हैं, पोस्टीरियर, और ऊपर वाले को एंटीरियर। तो जब आप ये समझ जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कौन किस जगह पर है। बॉडी में सामने का जो पार्ट होता है इसका नाम होता है वेंट्रल पार्ट। जिस साइड में क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसका नाम होता है डॉर्सल पार्ट। क्लियर हो गया इतना। ये साइड वाला लैटरल पार्ट। बॉडी में जो लोअर साइड होते हैं इसका नाम होता है पोस्टीरियर, और अपर साइड जो होता है उसका नाम होता है एंटीरियर। इतना क्लियर हो गया। हम दो पैर पर है ना, अगर कोई चार पैर वाला जानवर है, कोई भी चार पैर वाला जानवर है, बताओ उसमें वेंट्रल साइड किधर होगा, कहां होगा, नीचे मतलब सॉइल की तरफ होगा। और डॉर्सल कहां होगा, ऊपर होगा। हम क्या थे पहले, हम भी चार पैर पे थे, क्या हुए धीरे से ऊपर आ गए, दो पैर पे हो गए, तो नीचे वाला जो पॉट था कहां गया, आगे आ गया, और जो ऊपर था वो पीछे चला गया। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये वेंट्रल पार्ट हो गया, ये आपके पास हो गया डॉर्सल पार्ट, ये हो गया आपके पास लैटरल पार्ट। नीचे वाला पोर्शन होता है पोस्टीरियर, ऊपर वाला क्या होता है, एंटीरियर। क्या इतना समझ में आ गया। अब मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं ना, ऐसे अगर मैं खड़ा हूं तो देखोगे तो ये मेरा जो पार्ट दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम का, ये कौन सा है, डॉर्सल, ठीक है।
अगर आप मैं इधर खड़ा हूं तो ये कौन सा हो गया मेरा वेंट्रल हो गया, और इधर जो दिख रहा है कौन सा हो गया लैटरल। बात है क्लियर। अब बात आती है कि मेरे डॉर्सल साइड में क्या है, वेंट्रल साइड में क्या है, इसके बाद में कहां पर लैटरल साइड में क्या है। तो अगर आप डॉर्सल साइड देखोगे तो डॉर्सल साइड में आपको पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है पूरा वर्टिब्रल कॉलम। क्या दिख रहा है, वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है। तो क्वेश्चन आता है कि थोरैसिक कैविटी में डॉर्सल साइड में क्या मौजूद होता है क्या, वर्टिब्रल कॉलम। क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, हम वेंट्रल साइड में, तो वेंट्रल साइड में यहां पर एक बोन होती है, इसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। क्या नाम होता है इसका, स्टर्नम। तो वेंट्रल साइड में क्या मौजूद है, स्टर्नम बोन होती है, फ्लैट बोन होती है। बात करते हैं किसकी, लैटरल साइड की। तो लैटरल साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां से निकलती एक पतली सी फ्लैट बोन जिसका नाम होता है रिब्स। क्या नाम होता है, रिब्स। तो यहां पर केवल एक रिब्स दिखाई गई है, वो यहां से लेकर के यहां पर दिखाई दे रही होगी आपकी, दिखाई दे रही है। ये क्या है, रिब्स। तो अगर मैं पूछूं रिब्स किस साइड में है, ये लैटरल साइड में। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको, अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं और यहां पर ऐसे मैं चीरा मार दूंगा तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। बात आती है मेरी कि यहां पर बॉडी में पोस्टीरियर साइड में क्या है, देखो यहां पर पोस्टीरियर साइड में अगर देखा जाए तो अब ये क्या है, डायाफ्राम। क्या है, डायाफ्राम। और अगर एंटीरियर देखा जाएगा तो यहां पर एक बोन जिसका नाम होता है क्लैविकल। क्या होती है, क्लैविकल, जिसका नाम होता है कॉलर बोन। यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। बात है क्लियर। अब क्वेश्चंस आता है, बताइए थोरैसिक चैम्बर को बनाने के लिए डॉर्सल साइड में क्या मौजूद होता है। तो डॉर्सली क्या प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। वेंट्रली क्या मौजूद है, स्टर्नम मौजूद है। लैटरली क्या होता है, रिब्स होता है। लोअर साइड में क्या होता है, लोअर साइड में डायाफ्राम होता है। क्या होता है, डायाफ्राम होता है। और डायाफ्राम का शेप कैसा है बताओ, डोम शेप का होता है। डोम मतलब होता है गुंबज के आकार का होता है। ये इसका नॉर्मल शेप होता है। हमेशा डायाफ्राम आपको ऐसे ही डोम शेप दिखने वाला है। अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ जाएगी तभी आपको समझ में आएगा कि इंस्पायरेशन कैसे होता है और एक्सपायरेशन कैसे होता है। क्या ये पूरी लोकेशन को समझ में आ गई, बोलो। डॉर्सल में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। वेंट्रल में क्या है, स्टर्नम है। लैटरल में क्या है, रिब्स दिख रही है। और पोस्टीरियर एक्सिस पे क्या है, डायाफ्राम। अब इन्हीं चैम्बर देखो पूरा एयर टाइट हो गया ना, पीछे से भी, आगे से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी पूरी तरीके से क्या हो गया, और साइड में साइड से भी पूरी तरीके से ऐसा चैम्बर बनाया गया है जो क्या हो जाए, एयर टाइट। इसमें एयर डायरेक्टली कहीं से इंटर नहीं कर पाती है। अब इसी के बीच में क्या रखा हुआ है, लंग्स रखा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, बोलो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मान लेते हैं मेरे पास एक बोतल है। क्या है मेरे पास, बोतल। ये मान लेते हैं, इस बोतल के अंदर अगर मैं एक बलून डाल दूं ना, अरे गुब्बारा ना, बलून अगर मैं डाल दूंगा तो मैं अगर बलून को फुलाऊंगा तो केवल उतना ही फूलेगा जितना कि इस बोतल के अंदर क्या होगा, स्पेस होगा। इतना ही होगा। अगर मैं इस बोतल में चाहूं तो इसका स्पेस मैं कम भी कर सकता हूं और इसका स्पेस में बढ़ा भी सकता हूं, अगर ये हल्का फुल्का प्लास्टिक का होगा तब ना। जो आपका 10 रुपए का बोतल आता है वो पानी वाला, उसमें थोड़ा क्या होगा, फूला देखो फूल भी सकता है हल्का सा, और दबा दोगे आप पिचक भी सकता है। तो बात आती है यहाँ पर कि मेरे पास पूरी की पूरी क्या है, थोरैसिक कैविटी या थोरैसिक चैम्बर बनकर कंप्लीट हो चुका है। और इसे आपको अंडरलाइन करना है, बल्कि दिमाग में याद भी करके रखना है। ठीक है, कर लिए इतना आपने, याद हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूरी सिचुएशन समझ में आ गई, अरे बोलो यार। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो लिखा हुआ है, अब बात समझो। अब यहीं से पूरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो रही है। कह रहे हैं कि अगर देखो यार, अगर मैंने आपसे ये कहा कि चैम्बर है, चैम्बर है, तो चैम्बर के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस भी होगा ना। जैसे मैंने कहा ये बोतल मेरे पास है, अगर ये बोतल है इसके अंदर कुछ स्पेस है ना, और इस स्पेस का नाम क्या हो जाएगा, मैं कहूँगा इस बोतल का ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मैं कहा अगर ये 1 लीटर का बोतल है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 लीटर। अगर मेरे पास बोतल की साइज में बढ़ा दूंगा, 2 लीटर में कर दूंगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर। और आपने पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में एक रूल पढ़ा होगा शायद, मैं लिख रहा हूँ गलत है या सही है आप बताएंगे। वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स का रिलेशन होता है। वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स का रिलेशन होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे होता यही है, होता या नहीं होता, बिल्कुल यही है कि अगर आप वॉल्यूम कहीं पर बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैं कहूं अगर मेरे पास 1 लीटर बोतल है, 1 लीटर का बोतल है, मैं उसमें 1 लीटर पानी डाल दूंगा,
तो पूरा का पूरा 1 लीटर वॉल्यूम आ गया। अब 1 लीटर पानी के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होगा वो इसी बोतल के वॉल पे तो लगेगा, लगेगा ना। अगर मैं इसी बोतल का वॉल्यूम बढ़ाकर कितना कर दूं, 2 में कर दूं, और पानी में 1 लीटर डालूंगा, अब उतना प्रेशर फील नहीं करेगा जितना पहले वो फील कर रहा था, यानी वॉल्यूम बढ़ाने प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये केमिस्ट्री का शायद रूल होता है या फिजिक्स का, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना पता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर मैं वॉल्यूम क्या करूंगा, घटा दूंगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या इतना समझ में आ गया? इसे आप साइड में लिखिए कहीं पर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इनवर्सली और डायरेक्टली समझते ही हो गए आप, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, लिखा है एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरैक्स, थोरैक्स मतलब थोरैसिक कैविटी, इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी, अगर आप थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में कोई भी चेंज करोगे, विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स कैविटी। देखो यार, अगर मैंने कहा मेरे पास ये जो बोतल है ये थोरैसिक कैविटी है, इसके अंदर जो मैंने बलून डाला था वो आपका लंग्स है, समझ में आया? ये जो बोतल है ये क्या है, थोरैसिक कैविटी है, इसमें जो मैंने बैलून डाला था वो क्या है, आपके पास लंग्स है। अब बताओ, अगर मैं इस कैविटी का वॉल्यूम क्या करूंगा, कम करूंगा, तो इसके अंदर जो गुब्बारा होगा उसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। अरे बोलो, अगर मैं इसका वॉल्यूम क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो थोड़ा चांस मिल जाएगा, अगर आप बलून के अंदर एयर भरोगे तो उसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना। ऐसे ही क्या होता है, जो हमारे अंदर ये थोरैसिक कैविटी जो है, इसके अंदर भी पूरा क्या है कि स्पेस है ना। अब इस स्पेस के अंदर क्या भरा हुआ है, लंग्स भरा हुआ है। अगर आप थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लंग्स को भी बढ़ने का थोड़ा सा चांस मिल सकता है, यानी कि लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहते थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए, अगर थोरैसिक वॉल्यूम को हम कम करोगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए लिखा ये गया है यहाँ पर कि जैसा चेंज आप थोरैसिक वॉल्यूम में करोगे वही सेम चेंज किसमें आएगा, लंग्स के भी वॉल्यूम में आएगा। मैं यहाँ पर प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। किसका वॉल्यूम है, ये थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है, और यहाँ पर किसका वॉल्यूम है, ये है लंग्स का वॉल्यूम, ठीक है। अभी मैं वॉल्यूम और वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो लंग्स के पास स्पेस मिल जाएगा, वो फूल सकता है, तो लंग्स का भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम करूंगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर इतनी बातें? लंग्स को हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी। एक वर्ड होता है, कॉमन वर्ड है, जहां पर पल्मोनरी वर्ड यूज किया जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं लंग्स से रिलेटेड होता है। तो अगर लंग्स की कैविटी है तो मैं उसे बोल सकता हूं पल्मोनरी कैविटी। बात है क्लियर? अरे बोलो यार, आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग। कह रहे हैं यहां पर जो इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एज बी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब ये है मैं डायरेक्टली लंग्स के अंदर जो भी वॉल्यूम है उसे चेंज नहीं कर सकता, मैं डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करना है तो सबसे पहले लंग्स जहां मौजूद है, जिस कैविटी के अंदर, उस कैविटी का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और लंग्स कहां मौजूद है, थोरैसिक कैविटी के अंदर मौजूद है। तो थोरैसिक कैविटी का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करें इस टाइप का जो सेटअप किया गया है वो किस लिए किया गया है, ताकि हम आसानी से ब्रीदिंग कर सकें, ठीक है। और इसका सबसे सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप कहते हैं ना कुछ लोग कि अपने सीने पे आप हाथ रख के कसम खाओ, तो हम कसम नहीं खा रहे, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। जब भी आप नॉर्मली बैठे रहते हो, कभी भी मान लो किसी दिन आप एकदम सुस्त, एकदम नॉर्मल बैठे हो, तो आप फील करते हो कि आपका जो चेस्ट होता है ये हल्का सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे। क्यों हो रहा है ऐसे? क्या करता, क्या करो, सांस ले लो। जब आप सांस लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो कभी बढ़ेगा, कभी क्या होगा, घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा। और जो थोरैसिक वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वही किसमें चेंज आएगा, आपके लंग्स के वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। नहीं आगे अभी नहीं दिख रहा है तो कभी एकदम दिमाग शांत करके जब बैठना तो आपको फीलिंग आती है कि हाँ यहाँ पर हल्का फुल्का क्या हो रहा है, मूवमेंट आपको दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। ये 5 स्टेप दिए गए हैं आपके पास। मैंने ब्रीदिंग की बात नहीं की है, मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर,
रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग की बात नहीं की मैंने, किसकी बात की है मैंने? रिस्पायरेशन की मैं बात कर रहा हूं। रिस्पायरेशन के अंदर कह रहे हैं कितने स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं। देखो स्टेप दिया गया है तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो यही, जहां जहां पर एनसीईआरटी में स्टेप दिए गए हैं वो 4-5 स्टेप को इधर उधर कर देते हैं और क्वेश्चन वहीं से आपसे पूछते हैं इसको सीक्वेंस में आप कर लीजिए ना। तो पहला स्टेप क्या होता है? रिस्पायरेशन में सबसे पहला स्टेप होता है क्या? ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग। और मैंने आपको ब्रीदिंग की डिफिनीशन बताई थी। क्या होता है ब्रीदिंग? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक, क्या होता है? ब्रीदिंग होता है। ठीक है, ब्रीदिंग का दूसरा नाम क्या होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या नाम होता है? पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये जो वर्ड है वेंटिलेशन, आप इसे याद रखेंगे, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। अगर आपको ये ब्रीदिंग और वेंटिलेशन अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो पहला क्या होता है स्टेप? रिस्पायरेशन में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसका नाम होता है ब्रीदिंग, मतलब एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ब्रीदिंग कह सकते हैं या पल्मोनरी वेंटिलेशन, बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, यानी एटमॉस्फेयर से हम एयर को कहां लाएंगे? अंदर लेके आएंगे। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। तो ब्रीदिंग में यही तो होता है। ब्रीदिंग में आप एक एयर को एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक लेके आते हो और एल्वेलाई के अंदर भरी हुई जो गैस होती है उसे कहां भेजते हो? आप बाहर भेजते हो। ये तो होता क्या है? ब्रीदिंग। ये क्या होता है? एक्सचेंज होता है। यहां पर आप देख लेते हो, यहां पर ये आपके पास डक्ट हो गई, ये एल्वेलाई हो गई, ये एटमॉस्फेयर से जो गैस लेके आते उसका नाम क्या होता है? ऑक्सीजन। यहां पे ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो गैस है उसका नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बोलो। इस एल्वेलाई में, यहां पे देखो एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जा रही है? एल्वेलाई के अंदर जा रही है। एक्सचेंज हो रहा है और एक्सचेंज को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं या हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो रिस्पायरेशन का सबसे पहला स्टेप क्या हो गया? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो? गैस का एक्सचेंज कर रहे हो। एटमॉस्फेयर से गैस को आप अंदर बॉडी के अंदर लेके आ रहे हो और बॉडी के अंदर जो गैस है उसे आप बाहर भेज रहे हो। पहला स्टेप हो गया ना। अरे बोले यार, अगर हम एक गैस की बात करें, ऑक्सीजन को पकड़ ले। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में थी, कहां पहुंच चुकी है? एल्वेलाई में। अब एल्वेलाई से कहां जाएगी? ये ब्लड के अंदर जाएगी। तो दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन एल्वेलाई से कहां आएगी? ब्लड के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड से कहां जाएगी? ब्लड से एल्वेलाई में जाएगी। तो दूसरा स्टेप क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, यानी कि एल्वेलाई की मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। पहला स्टेप क्या हो गया? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से आप क्या करके लेके आए हो? ब्रीदिंग से आप एटमॉस्फेयर में मौजूद जो एयर थी उसे कहां लेके आए? एल्वेलाई तक। और एल्वेलाई में जो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी उसे आप कहां भेजोगे? एटमॉस्फेयर में। ये हो गया आपका पहला स्टेप, जिसका नाम क्या होता है? ब्रीदिंग। ठीक है, अरे बोलो आप। दूसरा क्या है? दूसरा जो होता है इसका नाम होता है क्या? डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन कहां पर होगा? ये होगा एल्वेलाई की लेवल पर, यानी एल्वेलाई की मेम्ब्रेन के लेवल पर होगा। एल्वेलाई की मेम्ब्रेन के लेवल पर जो डिफ्यूजन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन जो होगी वो एल्वेलाई से कहां जाएगी? ब्लड के अंदर आएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी? एल्वेलाई के अंदर जाएगी। ये हो गया आपका डिफ्यूजन। अरे बोलो। तीसरा स्टेप आता है। तीसरा स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। एल्वेलाई के पास जो ब्लड था वहां पर ऑक्सीजन आ गई है। अब ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में लेके जाना है, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? ब्लड लेके जाएगा, क्योंकि पूरी बॉडी में कौन टहल रहा है? ब्लड ही टहल रहा है। तो तीसरा स्टेप क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय द ब्लड। तीसरा स्टेप क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। एल्वेलाई के पास जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ चुका है, वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जाएगी और पूरी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कहां पहुंचेगी? वो पहुंचेगी एल्वेलाई के लेवल पर। ये हो गया क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। गैस का ट्रांसपोर्ट हो गया। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है? ऑक्सीजन जो है ये आपका कहां पहुंच चुकी है? टिश्यू के लेवल पर। अब क्या होगा? ब्लड और टिश्यू, मान लेते हैं ये क्या है आपके पास है? ये ब्लड वेसल्स है और ये क्या है? पास टिश्यू है। तो यहां पर क्या होगा? ब्लड के अंदर तो ऑक्सीजन अभी क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये कहां से आ रही है? एल्वेलाई से आ रही है।
बात है क्लियर। और ये क्या है आपके पास टिश्यू है, और इस टिश्यू में कौन सी गैस ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर भी क्या होगा, फिर से डिफ्यूजन होगा, लेकिन इस बार जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किस लेवल पर होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। चौथे नंबर पर क्या है, डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन ब्लड से कहां आएगी, टिश्यू के अंदर आएगी, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी। बात है क्लियर। ये हो गया आपका चौथा स्टेज, जिसका नाम क्या होता है, डिफ्यूजन। अब बताइए आप, अगर ये टिश्यू है तो यहां पर सेल भी तो होगी, और आपको पता है सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको मैंने बताया था कि अगर आप कुछ भी खाते हो, जैसे आपने ग्लूकोज खाया है, तो ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद एनर्जी निकालते हैं। और ग्लूकोज के रिस्पायरेशन करने में, ग्लूकोज को तोड़ने में सबसे पहला जो स्टेप होता है उसका नाम होता है ग्लाइकोलिसिस। जो आपने पढ़ा था कहां होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस से बनता क्या है, पायरुविक एसिड। अगर ऑक्सीजन मौजूद होती है तो वो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से निकल कर कहां जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर पूरा इंटरनल रिस्पायरेशन चलता है, जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलेगी, जिसके अंदर तरह के ईटीएस चलेगा, वहां पर क्या होगी, एटीपी प्रोड्यूस होगी। इसीलिए आपने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो बात आती है पांचवा स्टेप क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाएगी किसके द्वारा, बाय द सेल, सेल के द्वारा, फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शन, यानी कि यहां पर तोड़ा जाएगा किसको, ग्लूकोज को, एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। इसे हम क्या नाम देंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन नाम देंगे, जो हम कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 14 में पढ़ेंगे, यानी कि रिस्पायरेशन इन द प्लांट के अंदर पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा, अभी रुको, आपने कर लिया इसे, चलो बताइए रिस्पायरेशन में कितने स्टेप हैं, 5। वो पांचों स्टेप मैं फिगर से बना रहा हूं, और आपको पहले एक गैस लेके चलना है, फिर दूसरी गैस, ठीक है। चलो ये मेरे पास क्या है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ चेंज करना पड़ेगा। हाँ बढ़िया है, इतना तुम्हें पता है। ये है डक्ट ऑफ एल्वेलाई, ये क्या है, एल्वेलाई, ठीक है। चलो ये भाई बात ना करो, अगर बात करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी आपसे। दिख रहा है फिगर, ये जो है ये है टिश्यू, क्या है, टिश्यू, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ पर बीच में हार्ट भी होगा, मैं हार्ट नहीं दिखा रहा हूँ, हार्ट का फंक्शन अगर चलेगा, क्योंकि ब्लड जो होता है पहले वो एल्वेलाई से कहाँ जाता है, ब्लड के बाद जाता है, फिर ब्लड क्या करेगा, उसे पंप करेगा। बना दे क्या, बना दे, कोई बात नहीं, बना देते हैं। यहाँ पर हार्ट किस कलर का होता है, रेड होता है, चलो ठीक है, करें रेड ब्राउन, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ आर्टिफिशियल, हाँ डायलिसिस वाला ही है। बताओ अब ये हार्ट अगर है, इसमें चैम्बर आप बता सकते हो, 4, 4 तो है, पता है, कौन सा कौन है, ये कौन सा है, राइट एट्रिया, ये राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात करें, अगर ब्लड को स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हम ब्लड स्टार्ट करते हैं टिश्यू से, तो टिश्यू से जो ब्लड जाता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा। तो यहाँ से जो ब्लड जाएगा सबसे पहले कहाँ आता है, राइट एट्रिया के पास जाता है, कहाँ आता है, राइट एट्रिया। तो मैं यहाँ से ब्लड लेके जा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ जाएगा, नहीं ब्लू में लेके जाते हैं। ये आपके पास है ब्लड, यहाँ से गुजर रहा है, राइट एट्रिया में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये राइट एट्रिया में जाएगा, ठीक है। राइट एट्रिया से ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है ना। राइट वेंट्रिकल फिर ब्लड पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाले का नाम क्या होता है, लंग्स की तरफ ले जाने वाला नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम होता है, पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में अधिकतर मेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन एक्सेप्शन यहीं पर पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड लेके कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी जो होगी ये ब्लड कहाँ लेके जाएगा, बढ़िया, तो इतना पता तो है, ठीक है। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जो लेके आ रहा है यहाँ से ब्लड, इसका नाम होता है सिस्टमिक वेन। क्या नाम होता है, सिस्टमिक वेन। पूरा दिखाएंगे आगे।
यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, और ब्लड ऑक्सीजनेट होने के बाद में ये कहाँ आता है, पहले लेफ्ट एट्रिया में आएगा, इसका नाम होता है पल्मोनरी वेन होता है, ठीक है। फिर ये लेफ्ट एट्रिया कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाने वाले का नाम क्या होता है, सिस्टमिक आर्टरी। क्या नाम होता है, सिस्टमिक आर्टरी नाम होता है। ये है सिस्टमिक आर्टरी। अब पूरा ब्लड सर्कुलेशन समझ लो आप, यहाँ पर बहुत गौर से समझो, पांचों स्टेप आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर एयर में केवल एक गैस लेके चल रहा हूँ, पहले ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन कहाँ पे थी बताओ, करे बाहर कहाँ पे थी, ये है एटमॉस्फेयर, इसमें ऑक्सीजन मौजूद थी। पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग मतलब वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर की एयर को आपको एल्वेलाई तक लेके आना है। ये हो गया एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन, ये कहाँ पहुंच चुकी है, बोलो कहाँ पहुंच चुकी है, एल्वेलाई तक पहुंच चुकी है। कहाँ तक पहुंच चुकी है, एल्वेलाई तक। ऑक्सीजन आ गई है ना, ये हो गया पहला स्टेप, कौन सा बोलो, वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, हो गया ना। अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। यहां पे जो ब्लड आ रहा है कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है इसके अंदर, ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको कहते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा बताओ, अगर आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा डाल दोगे, अब ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, यानी यहां से जो ब्लड गुजरेगा ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा ना। कैसे हुआ, बॉडी से जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, उसमें मैंने ऑक्सीजन को मिला दिया। ऑक्सीजन मिलेगा कैसे बताओ आप, यहाँ जो एल्वेलाई में ऑक्सीजन था वो कहाँ पहुंच चुका है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, यानी कि डिफ्यूजन से। मैं एक गैस, अभी मैं केवल एक गैस लेकर चल रहा हूँ, केवल ऑक्सीजन। बताओ कैसा, कि कौन सा स्टेप हो गया आपका, दूसरा स्टेप, जिसका नाम क्या है, डिफ्यूजन। कौन सा स्टेप है ये, डिफ्यूजन हो गया। अब ऑक्सीजन कहाँ पहुंच चुकी है, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर जो पहुंच चुकी है ऑक्सीजन एल्वेलाई के लेवल पर, इसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है। अब पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन मौजूद होगा, ब्लड मौजूद होगा। अब बताओ ये ब्लड कहां जाएगा, पहले लेफ्ट एट्रिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर सिस्टमिक आर्टरी, फिर कहां जाएगा, टिश्यू के अंदर। ये क्या हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। कौन सी गैस, ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन कहां पहुंच चुकी है, टिश्यू के लेवल पे पहुंच चुकी है, क्लियर है। अब बताओ यहां टिश्यू है, टिश्यू में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, टिश्यू के अंदर चल रहा होगा कैटाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म के अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन जो है अब ये ब्लड से कहां जाएगी, टिश्यू के अंदर जाएगी। ये कौन सा स्टेप होगा, चौथा स्टेप, जिसका नाम क्या है, डिफ्यूजन। किसके बीच में डिफ्यूजन, ब्लड एंड टिश्यू के लेवल पर। ऑक्सीजन कहां पहुंच चुकी है बताओ, सेल के अंदर। अब बताओ अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंच चुकी होगी तो सेल के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन चलेगा, और उस सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, कैटाबोलिज्म चलेगा। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कौन सा स्टेप हो गया, पांचवा स्टेप। बताओ रिस्पायरेशन में कितने स्टेप हैं, 5। पहला बोलो, ब्रीदिंग आर द पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें आपने क्या किया है, गैस को एक्सचेंज कर लिया है एटमॉस्फेयर से। दूसरा क्या है, डिफ्यूजन। कहां पर डिफ्यूजन हुआ, एल्वेलाई के लेवल पर, एल्वेलाई और ब्लड के बीच में हो गया। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, क्लियर हो गया। अगला चौथा कौन सा है, डिफ्यूजन। कहां पर, ब्लड और टिश्यू के लेवल पर। और पांचवा क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। हो गया पांचों स्टेप। अभी केवल एक ऑक्सीजन को लेकर मैंने चला ना, अब मैं दोनों गैस से चल रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेके जाना है ना। देखो कार्बन से कहां पैदा हुई थी बताओ, सेल के अंदर। कहां जाएगी ये, कहां जाएगी, ब्लड में जाएगी। ये हो गया ट्रांसपोर्ट। चौथा स्टेप है ये, 4 नंबर, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। हो गया, अरे बोले यार। फिर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इस रास्ते से होते हुए कहां पहुंचेगी, पहले ये हार्ट में जाएगी, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगी। अरे बोलो, फिर राइट वेंट्रिकल कहां जाएगी, ये पल्मोनरी आर्टरी की मदद से एल्वेलाई के पास। ये क्या हो रहा है, तीसरा स्टेप, कौन सा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। बोलो यार, हो गया। अगला, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच चुकी है एल्वेलाई के लेवल पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, फिर से डिफ्यूजन। कौन सा स्टेप हो जाएगा ये, 2 नंबर, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस।
किस लेवल पर? एल्वेलाई के लेवल पर, यानी एल्वियोलर मेम्ब्रेन के लेवल पर। और पहला स्टेप क्या होता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड जब आप डिफ्यूज कर दोगे तो ये आ जाएगा कहां पर? एल्वेलाई के अंदर। अब आप क्या कर रहे हो? वेंटिलेशन, मतलब ब्रीदिंग कर रहे हो, और ब्रीदिंग से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दी जाएगी। ये हो गया आपके पास पहला स्टेप हो गया। कितने टोटल स्टेप? 5। कौन कौन सा? सबसे पहला स्टेप क्या है आपके पास? ब्रीदिंग। दूसरा क्या है? डिफ्यूजन। तीसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। अब मैं जो फिगर बना, ये तो फिगर बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपको अंडरलाइन करना है, जहां पर आपका दिमाग हमेशा हमेशा रहना चाहिए, वो मैं बताने जा रहा हूं। पहला स्टेप जो आपको याद रखना है वो याद रखना किस फॉर्म में? ब्रीदिंग के फॉर्म में। किस फॉर्म में याद रखना है? ब्रीदिंग। केवल आप अंडरलाइन करें ब्रीदिंग। पहला स्टेप क्या होता है? ब्रीदिंग। पहला क्या हो गया? ब्रीदिंग। दूसरा अंडरलाइन करें आप डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। मैं आपसे पूछूंगा डिफ्यूजन किस लेवल पर? एल्वियोलर मेम्ब्रेन, यानी एल्वेलाई के मेम्ब्रेन के लेवल पर डिफ्यूजन हो गया। तीसरा स्टेप बोलो? ट्रांसपोर्ट। क्या है तीसरा स्टेप? ट्रांसपोर्ट। अंडरलाइन करो आप, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसका? गैस का। किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। चौथा स्टेप क्या है? डिफ्यूजन, लेकिन किस लेवल पर? ब्लड और टिश्यू के लेवल पर। और पांचवा क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन, ये हो गया आपका पांचवा स्टेप। ये 5 स्टेप अगर आप याद रखोगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप बता लोगे। पहला बोलो ब्रीदिंग, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा डिफ्यूजन, पांचवा सेलुलर रिस्पायरेशन। अब मैं एक फिगर बना रहा हूं यहां पर। ये आपके पास सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो यहां पर क्या होगा? आपके पास न्यूक्लियस भी होगा। यहां पर एक बड़ा सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है? नहीं, वैक्यूल नहीं है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कभी आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया? पढ़ा था ना आपने माइटोकॉन्ड्रिया। मान लेते हैं आपने ग्लूकोज खाया है, तो ग्लूकोज कहां जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड से कहां आएगा? सेल के अंदर। तो सेल के अंदर सबसे पहले कहां आएगा? वो साइटोप्लाज्म। ये क्या है आपके पास? साइटोप्लाज्म। क्या है ये? साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज आ चुका है। बढ़िया है, ग्लूकोज आ चुका है ना। अब इस ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे, यानी ग्लूकोज को क्या करेंगे? हम कैटाबोलिज्म करेंगे। जिस प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम बोलो ग्लाइकोलिसिस, या इसे कहते हैं क्या है? हम EMP पाथवे भी कहते हैं। पाथवे क्या होता है? मैंने आपको पढ़ा था मेटाबॉलिक पाथवे, पढ़ाया था बायोमॉलिक्यूल में। मैंने कहा था मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे मल्टी स्टेप प्रोसेस। मैंने कहा था आपकी बॉडी के अंदर जो मल्टी स्टेप प्रोसेस होते हैं कहते हैं क्या है? पाथवे कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पाथवे कहते हैं। बताओ कितने स्टेप होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 स्टेप होते हैं। किसमें? ग्लाइकोलिसिस के अंदर। बताओ क्या बन जाएगा? ये 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे? पायरुविक एसिड के बन गए ना। अब डिपेंड करता किस बात की? ऑक्सीजन। इस सेल के आसपास ऑक्सीजन है या नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो उसे एनर्जी चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, और ऑक्सीजन जो आपको चाहिए होता है वो आपको कैटाबोलिक रिएक्शन में चाहिए होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। डायरेक्ट ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है, इनडायरेक्टली। अगर इस सेल के आसपास ऑक्सीजन मौजूद है तो अब क्या होगा? ये जो पायरुविक एसिड है ये साइटोप्लाज्म से निकल कर कहां जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। कितने कंपार्टमेंट? 2। आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट का नाम मैट्रिक्स होता है ना। अरे बोलो यार। और यहां पे क्या चलेगा? क्रेब्स साइकिल चलेगी। क्या चलेगी? क्रेब्स साइकिल चलेगी। यहां पर आपने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल के एंजाइम कहां होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं। फिर क्रेब्स साइकिल बाद क्या चलेगा? ETS। ETS कहां चलता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर चलता है। और इसी ETS के दौरान क्या बनने वाला है? इसी ETS के दौरान क्या बनने वाला है? ATP। क्या बनने वाला है? ATP। तो जो आपने ग्लूकोज खाया था उससे डायरेक्टली आपको एनर्जी नहीं मिली। वो एनर्जी किस फॉर्म में मिली? जब आपने ग्लूकोज को खाया, वो उसने सेल ने एब्जॉर्ब किया। सेल ने क्या किया? उससे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया। अगर ऑक्सीजन है तो पायरुविक एसिड कहां जाएगा? वो सेल के सेल ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां जाएगा? ये मैट्रिक्स में जाएगा। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलेगी। क्रेब्स साइकिल बाद कैसे चलेगा? ETS चलेगा। और ETS के बाद क्या बनेगा? कहीं जाकर के ATP बनने वाला है। तो जो आपका 5वां स्टेप होता है सेलुलर रिस्पायरेशन, वो ये स्टेप है। यही क्या है आपका? सेलुलर रिस्पायरेशन।
बात पूरी क्लियर। और इससे मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी, रिस्पायरेशन इन द प्लांट, तब आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें। तो बताइए रिस्पायरेशन में कितने स्टेप होते हैं, कौन कौन सा? पहला हो गया आपके पास ब्रीदिंग, दूसरा हो गया आपके पास डिफ्यूजन किस लेवल पर? एल्वेलाई के लेवल पर। तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा डिफ्यूजन किस लेवल पर? ब्लड और टिश्यू लेवल पर। और पांचवा क्या आपके पास? सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या फिगर समझ में आ गया आपको? ये वाला फिगर समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हो गया पूरा? हाँ, बस खत्म। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पर है आपके पास क्या? मैकेनिज्म्स ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक है, मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या क्या मैकेनिज्म आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, चलिए मेरे साथ आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं पिएंगे? ब्रीदिंग सबको पता है, कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप। कौन कौन सा? इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब एयर को आप अंदर लोगे, और एक्सपायरेशन मतलब अंदर भरी हुई एयर बाहर आप फेंकोगे। ये तो क्या हो गया? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो लिखा है ब्रीदिंग इन्वॉल्व द 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग में 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप का नाम क्या होता है? इंस्पायरेशन। दूसरा स्टेप क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है। अब बात आती है इंस्पायरेशन की डिफिनेशन क्या है। लिखा है ड्यूरिंग व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। जब आप एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर को बॉडी के अंदर लेके आते हो, जिस प्रोसेस से, उसका नाम क्या होता है? इंस्पायरेशन। ठीक है, अगला क्या है? एक्सपायरेशन क्या होता है? बाई व्हिच एल्वेओलर एयर, यानी एल्वेलाई में भरी हुई जो एयर होती है, इज रिलीज्ड आउट। जब आप ब्लड से जो एयर एल्वेलाई में लेके आए हो, अगर उसे आप बॉडी से बाहर फेंकते हो, उसका नाम क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है। तो ब्रीदिंग में कितने स्टेप होते हैं? 2। पहला इंस्पायरेशन और दूसरा क्या होता है? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में आप एटमॉस्फेयर में मौजूद जो एयर होती है उसे आप एल्वेलाई तक लेके आते हो, और एक्सपायरेशन में ब्लड से एल्वेलाई में जो गैस आई होती है उसे आप कहां भेजते हो? एटमॉस्फेयर के अंदर। उसका नाम क्या होता है? एक्सपायरेशन। तो पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रीदिंग 2 स्टेप होता है, इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। और कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। यहां मैं बताने जा रहा हूं इंस्पायरेशन जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और एक्सपायरेशन जो होता है वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। अंडरलाइन इसे आप लिखिए कहीं साइड में। इंस्पायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस। क्यों है एक्टिव प्रोसेस? अभी आप देख लोगे जब खुद ब खुद आप एक्सरसाइज करोगे तब। अभी आप यहीं पे योगा कराते हैं सबका। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस एंड द एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ द एयर। एयर का जो मूवमेंट हो रहा है, बाहर से अंदर आ रही है एयर, अंदर से बाहर जा रही है, ये क्यों हो रहा है? मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। कह रहे एयर का जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। यहां पे जो डिफरेंस है वो किसकी बात का डिफरेंस है? प्रेशर ग्रेडियंट है। कौन सा है? प्रेशर डिफरेंस होता है। आप एकदम दिमाग में आप रख लीजिए, एयर का मूवमेंट होता है हमेशा और हमेशा, एयर का और शायद पानी का भी ऐसे होता है, हमेशा एयर जो होती है वो हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। हाँ सही है, इतने स्पीड में पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं जो एयर होती है वो हमेशा कहां से कहां मूव करती है? बोलो। अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये एयर का मूवमेंट हो गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये तो होता है। कभी आपने साइकिल में हवा भरा तो होगा ही, साइकिल चलाते होंगे तब पंप से आप भरते हो ना, पंप में आप प्रेशर बनाकर कहां डालते हो? उसमें ट्यूब के अंदर। ट्यूब के अंदर क्या है? प्रेशर कम है, आपने पंप स्टार्ट किया, प्रेशर बढ़ा, और क्या किया आपने? एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ भेज दिया। वैसे ही आपने देखा होगा जो 4 व्हीलर वाले होते, 2 व्हीलर वाले होते, वो भी तो क्या करते हैं? एयर डलाते हैं ना, मशीन लगी होती पूरा,
उनके पास हाई प्रेशर होता है और आपके ट्यूब में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो एयर का मूवमेंट कहां से कहां होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, प्रेशर का जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर एयर की वॉल्यूम की बात करते हैं तो लो वॉल्यूम से लेकर के हाई वॉल्यूम, ये तो होगा ना। लेकिन आप वॉल्यूम पर ध्यान ना दीजिए, अभी आपको जो ध्यान देना किस पे देना है, प्रेशर पर। यहां पर एनसीईआरटी ये कह रही है कि जो एयर का मूवमेंट हो रहा है, एटमॉस्फेयर से कुछ एयर कहां आ रही है, लंग्स में आ रही है, लंग्स से कुछ एयर कहां जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। ये जो मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट या प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। और ये डिफरेंस किसके किसके बीच में है, ये जो डिफरेंस है वो किसके बीच में है, लंग्स के बीच में है, और किसके बीच में है, एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। ये डिफरेंस हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो पहले आप इतना अंडरलाइन करें, प्रेशर ग्रेडियंट, मूवमेंट ऑफ द एयर, अंडरलाइन करो आप मूवमेंट ऑफ एयर, एंड अंडरलाइन करो आप प्रेशर ग्रेडियंट। तो एयर का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। ठीक है, ये जो ग्रेडियंट होता है आपको बनाना पड़ता है। आप बढ़ते हैं आगे। देखो आपने कहा इंस्पायरेशन, अब मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये आपके पास अगर मैं देखूं यहां पर, चलो ठीक है, क्या बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, किडनी नहीं है, अरे कुछ ऐसे ही लगता है, लगभग है नहीं, मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है यार, मानने में जा रहा है। ये एटमॉस्फेयर है, क्या है, एटमॉस्फेयर, ये लंग्स है, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3, 1 2 3 बन गया। अब देखो यार मैं कह रहा हूं, देखो इधर समझो, समझने का मन नहीं कर रहा क्या, समझ लोगे तब ब्रीदिंग समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई। और मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है। देखो मैं कह रहा हूं अभी तुम्हें क्या करना है, इंस्पायरेशन करना है। क्या करना है, अब बताओ, अगर तुम इंस्पायरेशन करना चाहते हो तो एयर को कहां से कहां लेके जाओगे, एयर का मूवमेंट आप कहां से कहां कराओगे, आप एटमॉस्फेयर से लंग्स में कराओगे ना। अगर आप चाहते हो कि इंस्पायरेशन आपसे हो जाए तो आप एयर का जो मूवमेंट है, गैस का जो मूवमेंट है, वो आप एटमॉस्फेयर से कहां कराओगे, लंग्स के अंदर कराओगे, ये तो होगा ना। और मैंने आपसे कहा कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। तो बताइए अगर आप ये चाहते हो कि एटमॉस्फेयर से गैस कहां चली जाए, लंग्स के अंदर चली जाए, तो बताओ एयर का प्रेशर कहां पर हाई करोगे, कहां पर आप लो करोगे। अगर आप चाहते हो एयर जो है एटमॉस्फेयर से कहां पहुंच जाए, लंग्स में पहुंच जाए, तो आप जहां से एयर को लेके आ रहे हो वहां पे प्रेशर क्या करोगे, आप हाई प्रेशर करोगे, और जहां लेके जा रहे हो वहां प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। तो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। बात समझ में आ गई। देखो मैं कहा था अभी जो लंग्स होता है उसे कहते क्या है, हम उसे कहते हैं पल्मोनरी। लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा उसका नाम होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा माने अंदर, अरे एक ही के अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, यानी लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है उसका नाम होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अब अगली बात समझो, अगर आप चाहते हो कि एयर जो है वो लंग्स से कहां चली जाए, एटमॉस्फेयर में चली जाए, यानी क्या हो जाए, एक्सपायरेशन हो जाए, क्या हो जाए, एक्सपायरेशन हो जाए। तो बताओ अगर मैं चाहता हूं कि ये जो एयर है ये कहां से कहां चली जाए, लंग्स से कहां चली जाए, एटमॉस्फेयर में, तो बताओ कहां पर एयर का प्रेशर आप हाई रखोगे, हाई रखोगे, यहां पर हाई प्रेशर, और बाहर क्या रखोगे, आप लो प्रेशर रखोगे। तो क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब बताओ जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो कौन सी गैस को आप अंदर लेके आते हो, ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हो। तो मैं कहूंगा अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, हाई है, लंग्स में क्या है, लो है, तो ऑक्सीजन जो होगी वो कहां से कहां मूव कर जाएगी, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आ जाएगी। बात है क्लियर। और अगर मैं लंग्स के अंदर बात करूं, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, अगर इसका प्रेशर क्या होगा, यहां पर हाई होगा, और ये कहां पर है, कार्बन से यहां पर क्या है, लो प्रेशर में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट कहां से कहां होगा, लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ होगा। बताओ ये कौन सी प्रोसेस हो गई, इंस्पायरेशन, ये कौन सी हो गई, एक्सपायरेशन। अब क्वेश्चन आता है अगर आपको इंस्पायरेशन कराना है तो बताओ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। अगर आप इंस्पायरेशन कराना चाहते हो तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए।
लो होना चाहिए, या मैं ऐसे बोल दूं एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अरे भाई यहां पर अगर ये हाई होगा तो मैं पॉजिटिव हो सकता हूं, और जहां पर लो होगा क्या होगा, वो नेगेटिव। बात है क्लियर। और अगर आपको एक्सपायरेशन करना है तो बताओ एक्सपायरेशन के वक्त इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए, बोलो हाई होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। बात क्लियर है। अब मैं सेंटेंस पढ़ ले रहा हूं। इंस्पायरेशन कैन अकर्स इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, और लंग्स के अंदर जो प्रेशर उसका नाम होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस। क्या लिखा है, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर पर जो प्रेशर है कैसा है, हाई प्रेशर है, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर है। क्लियर हो गया। अरे बोलो, ये सेंटेंस डायरेक्टली आएगा जब आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट वाइज टाइप क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, यहां पर लेस पर मोर कर देंगे, मोर पर लेस कर देंगे, और आपसे क्वेश्चन गलत करवा देंगे। ठीक है। तो जब भी आपको इंस्पायरेशन करना होता है तो क्या चाहते हो आप, जहां एयर जा रही है वहां प्रेशर क्या कर दो आप, जहां पर आप गैस लेके जाना चाहते हो। जैसे मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूं तो इंस्पायरेशन के वक्त मैं चाहता हूं कि गैस कहां जाए, बॉडी के अंदर, तो वहां क्या कर दो आप, प्रेशर को लो कर दोगे ना। बात यह है कि इंस्पायरेशन में एयर एटमॉस्फेयर से कहां जाती है, लंग्स के अंदर जाती है, तो जहां एयर जा रही है प्रेशर क्या कर दो आप, कम कर दोगे, और प्रेशर जैसे कम होगा एयर क्या करेगी, खुद ब खुद भाग करके चली जाएगी। बातें क्लियर। अरे बोलो, तो ये क्या होगा, इंस्पायरेशन तब होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, बोले तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कैसा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। या अगला सेंटेंस ज्यादा कंफ्यूजिंग है, दैट इज द देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर। कैसा प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, कहां पर, इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव है, और लंग्स के अंदर कैसा है, नेगेटिव प्रेशर है। तभी तो एयर क्या करेगी, बाहर से अंदर की तरफ आएगी। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, इंस्पायरेशन। बात समझ में आ गई इतनी। तो आपको केवल दिमाग में इतना रखना है। अगर आप इतना दिमाग में रख लोगे कि गैस जहां पे जा रही है वहां प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, और अगर आप प्रेशर को लो करना चाहते हो तो वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा आपको, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, बढ़ाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। तो जहां पर भी गैस जाएगी वहां का प्रेशर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और जहां से आ रही है वहां पर हाई होना चाहिए। बात तो क्लियर। तो इंस्पायरेशन तब होता है जब प्रेशर लंग्स के अंदर कैसा होता है, लेस होता है, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, या कह सकते हो लंग्स का प्रेशर जो होता है कैसा होता है, नेगेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना बात क्लियर हो गई इंस्पायरेशन की, अंडरलाइन कर लिया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरेशन। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज द हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने कहा एक्सपायरेशन मुझे करना है। अगर एक्सपायरेशन करना है तो बताओ आप एयर को कहां से कहां लेके जाओगे, आप कह रहे अंदर से बाहर, लंग से कहां लेके जाओगे, लंग से एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर आप एयर को लंग से एटमॉस्फेयर में लेके जाना चाहते हो तो क्या होगा बताओ, प्रेशर कहां पे ज्यादा कहां पे कम, लंग्स में आप ज्यादा रखोगे, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा, हाई होगा। कैसा होगा, ये हाई होगा, और बाहर एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसा होगा, ये लो होगा। बात है क्लियर। यहां पे क्या लिखा गया है, एक्सपायरेशन तब होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, हायर होगा, ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे आप अंडरलाइन करो। धीरे धीरे आप बढ़ रहे हो किस साइड में, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की तरफ। तो पहले कॉन्सेप्ट हो गया, बोलो। अब कह रहे हैं ये जो प्रेशर कहीं पे ज्यादा हो रहा है, कहीं प्रेशर कम हो रहा है, इस सब के पीछे का रीजन क्या है। क्या आप डायरेक्टली प्रेशर को, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है क्या उसे आप डायरेक्टली चेंज कर पाओगे, डायरेक्टली आप चेंज नहीं कर पाते हो। तो बात आती है इन सब के पीछे रीजन क्या है, लिखा है डायाफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ द मसल्स, जिसका नाम क्या होता है, एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में क्या होती है, कुछ मसल्स होती हैं, उनका नाम क्या होता है, एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल प्लस डायाफ्राम। कह रहे हैं कि हेल्प इन द जनरेशन ऑफ द सच ग्रेडियंट। कह रहे हैं जब आप इंस्पायरेशन करते हो तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कैसा होता है, लो होता है जब आप इंस्पायरेशन करते हो तब, और एटमॉस्फेयर कैसा होता है। बताओ क्या आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर आप चेंज कर सकते हो,
क्या आप एटमॉस्फेयर में प्रेशर बढ़ा घटा सकते हो? नहीं। आप प्रेशर कहाँ घटा बढ़ा सकते हो? आपकी बॉडी के अंदर ना। तो अगर आपको इंस्पायरेशन करना है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और अगर आपको एक्सपायरेशन करना है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो आप प्रेशर को बढ़ा और घटा रहे हो, किसकी मदद से कर पाओगे आप? डायाफ्राम एंड द मसल। वो कौन सी मसल होती है? एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। आपने कभी देखा होगा, रिब्स अगर देखा होगा किसी का, तो यहाँ पे जो दो रिब्स के बीच में क्या होती है? मसल्स होती हैं। उसमें से एक का नाम होता है क्या? एक्सटर्नल, और एक का नाम होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल का मतलब होता है रिब्स। रिब्स के बीच जो मसल होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल और एक का नाम क्या होता है? इंटरनल। इन्हीं दो की मदद से आप सच ग्रेडियंट मतलब प्रेशर ग्रेडियंट को आप चेंज कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ब्रीदिंग के वक्त जो भी आप क्या करते हो, प्रेशर ग्रेडियंट में चेंज करते हो, वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है डायाफ्राम एंड द मसल की वजह से। और कौन सी मसल होती है वो? एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अरे बोलो। चलो फिर अब तुम्हें मैं कराऊंगा इंस्पायरेशन। क्या करना है? इंस्पायरेशन करना है। अब पूरा का आंसर समझ लो। मैंने कहा अगर आपको इंस्पायरेशन करना है तो एयर का मूवमेंट तुम बता दो बस। अगर तुम बता दोगे मैं समझ जाऊंगा। एयर का मूवमेंट हाई से लो। कहां पर हाई, कहां पे लो? एटमॉस्फेयर में हाई, लंग्स में लो। बताओ क्या आप एटमॉस्फेयर में प्रेशर को हाई कर सकते हो? नहीं। तो आप कहां पे जाओगे? लंग्स के पास जाओगे। लंग्स से कहोगे तुम अपना प्रेशर क्या कर लो? कम कर लो। अरे कम कर लो, लो कर लो। प्रेशर लो करने के लिए वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा आपको? क्या आप अपने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो डायरेक्टली? ऐसे मैं कहूं कि बढ़ जाओ, बढ़ जाएगा? डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा। अब क्या करोगे आप? उसके पास जो बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री है? थोरैसिक कैविटी। उससे कहोगे तुम क्या करो? अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। हाँ, अब मैं थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूं। और थोरैसिक वॉल्यूम को कैसे बढ़ाऊंगा? मेरे पूरा मेरा हाथ देखो ना, इधर पूरा देखो। ये क्या है? अरे हाथ नहीं, ये डायाफ्राम है। यहां मैंने रखा है। तो ये थोरैसिक कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए एक मसल होती है, इसका नाम होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम का शेप कैसा होता है? देखा आपने डोम? गुंबज देखा होगा ना? अगर आप गुंबज के नीचे, जैसे मान लेते यही है गुंबज, अगर ये गुंबज है, हाथ देखोगे तो आपको यहाँ पर एरिया ज्यादा दिख रही ना, गड्ढा दिख रहा है ना। अगर आप ऊपर देखोगे तब बराबर। आपने डोम कभी देखा है? देखा होगा आपने डोम। नहीं देखा है तो आप केजीएम से चले जाइएगा, उसमें बहुत सारे डोम्स बने हैं। आप अंदर देखोगे उसमें बहुत बड़ा स्पेस होता है ना, और ऊपर गोल सा होता है। आप क्या करो? अगर आप ऊपर गुंबद पे चढ़ जाओ और 2-4 लात मार दो, गुंबद नीचे आ जाए, फ्लैट हो जाए, अब क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऊपर से क्या हो चुकी है? बढ़ गई है ना। देखो यहां पर मान लेते हैं पहले ये ऐसे था। देखो यहां पर इस चैम्बर का वॉल्यूम कितना है? अभी इसका जो वॉल्यूम है वो यहां से लेकर के यहां तक है या नहीं है? किस शेप में दिख रहा है आपको? डोम शेप में। मैं क्या करूं? मैं इस डायाफ्राम को चाहता हूं कि ये डायाफ्राम जो फ्लैट हो जाए। कैसा हो जाए? एकदम फ्लैट। अगर ये फ्लैट हो जाए, ऐसे हो जाएगा। अब बताओ वॉल्यूम बढ़ गया घट गया? वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। पहले कितना था वॉल्यूम? इतना वॉल्यूम था। अब कितना हो गया वॉल्यूम? इतना हो गया। वॉल्यूम बढ़ गया ना। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि इंस्पायरेशन हो तो इंस्पायरेशन करने के लिए मुझे लंग्स के अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा। और मैं लंग्स के अंदर प्रेशर डायरेक्टली कम नहीं कर सकता। मैं प्रेशर कम नहीं कर सकता, मैं वॉल्यूम को बढ़ा सकता हूं। और मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम और प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स का होता है। अगर मुझे प्रेशर लो चाहिए तो वॉल्यूम मुझे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्टली वॉल्यूम को भी बढ़ा नहीं सकता हूं। मैं लंग्स से कहूंगा तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनसे कहो अपना वॉल्यूम बढ़ा ले। मैं क्या कहूंगा? थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा। और थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा? डायाफ्राम के पास। मैं कहूंगा जो आपका शेप है डोम शेप, अगर तुम थोड़ा फ्लैट हो जाओगे तो थोड़ा तुम्हारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब बताओ ये जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो किस एक्सिस में बढ़ेगा? अगर ये डायाफ्राम है तो डायाफ्राम का फ्लैट हो रहा है, तो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो किस एक्सिस में बढ़ रहा है? वो एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एक्सिस। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे वो क्लियर। अगली बात, मैं फिर जाऊंगा किसके पास? रिब्स के पास।
कहां जाऊंगा मैं? रिब्स के पास। और रिब्स के बीच में क्या है? मसल्स है। कौन सी है? एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। मैं कहूंगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल से तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये जो आपकी रिब्स, देखो अभी रिब्स ऐसी है ना, ये जो रिब्स ऐसी है, जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये रिब्स जो होती है वो ऐसे उठ जाती है। और जब ये रिब्स उठेगी तो इसी रिब्स से जुड़ा हुआ क्या है? यहाँ पर स्टर्नम है। बोलो, जब ये रिब्स ऐसे थी तो स्टर्नम यहां पे था, जब ये रिब्स ऐसे ऊपर आएगी तो स्टर्नम भी क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा। अरे हो जाएगा ना। अब बताओ क्या होगा? जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिब्स और स्टर्नम बाहर की तरफ आते हैं। बाहर का मतलब किसमें? वेंट्रल और डॉर्सल साइड में जाएंगे। यानी कि जो आपका वॉल्यूम होगा थोरैसिक वॉल्यूम, वो किस एरिया में बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा तो डार्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो चुका? थोरैसिक वॉल्यूम का बढ़ चुका है। डायाफ्राम जब क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट किया तो डायाफ्राम फ्लैट हो गया। जब डायाफ्राम फ्लैट हुआ तो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम था वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ गया, यानी ऊपर और नीचे बढ़ गया। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब आपके थोरैसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है वो डार्सल और वेंट्रल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि ओवरऑल क्या हो गया? थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया। अगर ये ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसके अंदर जो लंग्स है उसको भी तो आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। और जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, लंग्स का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और प्रेशर जैसे ही कम होगा एयर बाहर से कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ आ जाएगी। इसे कहते क्या है? हम इंस्पायरेशन कहते हैं। कान से पूरा समझ में आ गया? मुझे एकदम सिंपल समझना है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है एयर को बाहर से अंदर लाना। और मुझे ये पता है एयर हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मैंने कहा अगर लो प्रेशर आपको लंग्स के अंदर लेके आना है तो आप प्रेशर चेंज नहीं करके बल्कि आप वॉल्यूम चेंज करिए। आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। किसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम हम आसानी से बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायाफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर है? अगर जब डायाफ्राम कांटेक्ट करता है तब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। और जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कांटेक्ट करती है तब वॉल्यूम बढ़ जाता है डार्सो वेंट्रल एक्सिस में। ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, तब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एयर एटमॉस्फेयर से कहां जाएगी? अंदर चली जाएगी। क्या इतना समझ में आ गया आपको? चलो पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चंस आता है। ठीक है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, मतलब इंस्पायरेशन हम इनिशिएट कैसे करेंगे? यानी इंस्पायरेशन स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम। अंडरलाइन करो आप। इंस्पायरेशन को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? डायाफ्राम के पास जाएंगे। और डायाफ्राम कहेंगे भैया तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। और डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अपने शेप से क्या हो जाएगा? डिस्क शेप में आएगा। और डिस्क शेप में आने मतलब कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। तो जहां पर लिखा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायाफ्राम, वहां पर लिखो कि डायाफ्राम का शेप कैसा हो जाएगा? अब ये कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। पहले कैसा था? नॉर्मल स्टेज में कैसा था? डोम शेप का था। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? वॉल्यूम which increases the volume of the thoracic chamber, जो thoracic chamber का वॉल्यूम को बढ़ा देगा किस एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो अंडरलाइन करें आप, इंक्रीज किस एक्सिस में इंक्रीज करेगा? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज कर जाएगा। पहला हो गया। अगला फिर हम किसके पास जाएंगे? जाएंगे हम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल के मसल के पास। कहेंगे तुम ही क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट करो। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, बहुत गौर से पढ़ना है आपको। मैंने कहा था कॉस्टल मसल दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। यहां पर इंस्पायरेशन के वक्त किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का हो रहा है। इससे क्या होगा? इससे होगा रिब्स एंड द स्टर्नम लिफ्ट अपवर्ड, यानी जो स्टर्नम है ये थोड़ा सा बाहर आ जाएगी, रिब्स थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो क्या होगा? थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर से क्या होगा? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर, लेकिन किस एक्सिस में? डार्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। यानी ओवरऑल देखा जाए तो थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो चुका है? बढ़ गया है।
और अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बताओ इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लिखा है द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एयर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम यही तो चाहते थे कि लंग्स का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। बात क्लियर। टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्स द एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, दैट इज द इंस्पायरेशन। क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस इन व्हिच डायरेक्शन ना। अगर मैं आपसे कहूं कि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक चैम्बर का वो किस एक्सिस में बढ़ता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। मैं अगर आपसे कहूं कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो बताओ थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज करेगा। किस एक्सिस में, डार्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाएगा। ओवरऑल क्या हो चुका है, वॉल्यूम बढ़ गया। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ने से इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और एयर बाहर से, क्लियर। चलो फिर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। ये आपके पास क्या है, इंस्पायरेशन। क्या है, इंस्पायरेशन। मैं लिख रहा हूं, आप बताएंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बताओ डायाफ्राम की कोई स्पेलिंग बताए, अरे आता है, हमेशा नहीं आता। जब इंस्पायरेशन होता है तो बताओ डायाफ्राम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताओ डायाफ्राम कैसा दिखेगा आपको, कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। ठीक है, बताओ तुम एक्सटर्नल इंटर कॉस्टल मसल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इतना क्लियर। अब बताओ अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम। टीसी मतलब टीसीबी, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। करेगा किस एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। अरे मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, क्वेश्चन गलत ना हो आपसे, क्योंकि आता जरूर है यहां से। अगला, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बताओ थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस एक्सिस में, क्लियर। अरे बोलो यार, होगा क्या, ओवरऑल क्या हो गया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो चुका है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो बताओ इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या करेगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। और अगर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो बताओ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या कर जाएगा। और हम चाहते क्या थे, इंस्पायरेशन के वक्त हम यही चाहते थे कि लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर। सही शॉर्ट फॉर्म में से लिखो अपने एनसीईआरटी में। ये समझ गए तो एक्सप्रेशन तो हो गया। इंस्पायरेशन का समझ में आ गया तो मैं कहूंगा जो जो चीज आपने इनकी की सब डिक्रीज कर दो, हो गया एक्सपायरेशन। और अभी मैंने आपसे कहा था ये कि इंस्पायरेशन जो होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होती है। क्यों कहा था मैंने, आप देख सकते हो कि इंस्पायरेशन में ही क्या हो रहा है, हर एक चीज का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन जब आप कराओगे, मसल कहीं कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपको एटीपी तो खर्चा करना पड़ेगा ही, फ्री में थोड़ा ना होगा। जहां समझ में नहीं आएगा पूछ लेना, शर्माना नहीं, पूरा फीस दियो, पूछ लेना आप आराम से।
हो गया। पंकज भी ना इतना बड़ा बोतल आगे रख देते हैं पूरा। जल्दी लिखो। बहुत मुस्कुरा रहे हो, लिखो तो। लिख रहे हो, मुस्कुरा ही रहे हो। मुस्कुराने का ना तो पैसा है ना तो नंबर है यहाँ फिलहाल तो नहीं है कुछ भी। हाँ कहीं हो सकता है, वो जो चलता है कॉमेडी एपिसोड चलते रहते तो वहाँ मिल सकता है आपको, लेकिन यहाँ नहीं मिलने वाला है। हाँ मुस्कुराते रहोगे, थोड़ा एनर्जी महसूस करोगे, दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा, आप काम ज़्यादा करोगे, नेगेटिव थिंग्स आपके पास नहीं आएंगी। बन गया? चलो इंस्पायरेशन का फिगर समझ लेते हैं। हाँ कहाँ पर? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, अब यहीं पर। कहाँ पर? ये अरे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम, ये होता नहीं शॉर्ट फॉर्म में, अपना बना लिया है थोरैसिक चैम्बर वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। बन गया? ऐसे कर ली, बना लिए, चेक करो। देखो यार अभी आप लोग की एज बहुत कम है, लो बनाओ। नहीं बनाए? अच्छा अब खून निकल रहा है, देखो यार खून निकल रहा है तो फिर रहने दो। फ़ोटो खींच लो तुम, मोबाइल है? हाँ फ़ोटो खींच लो, जब कम हो जाएगा निकलना तब बना लेना। बनाए भैया आप? बना ली? बना लिया अब? हाँ बना लो बना लो। ये भी समझ में आना चाहिए कहाँ कहाँ बनाए हैं। तुम्हारा पहले से बना हुआ है? हाँ चिपकाए हुए, चिपक लगाए हुए हैं, तुमने लगाए हो, बढ़िया है। बन गया नू भाई? बना तो लियो यार। चलो फिर आगे बढ़े फिर। अरे आगे बढ़े, आप बना लिए? हाँ ठीक है अब बना लीजिएगा वहाँ से। चलो फिगर समझ लेते हैं इंस्पायरेशन का। ये फिगर है एनसीईआरटी का, देखो हो क्या रहा है। अब इसमें आपको बताना है, आपको पूरा बताना है। ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये क्या है? अरे वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है? ये क्या है? रिब्स है। ये बीच में रेड कलर क्या है? ये लंग्स दिखाए गए। ठीक है, इंस्पायरेशन आपको करना है। सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? डायाफ्राम। क्या हो रहा है बताओ? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा ना। और जैसे ही ये फ्लैट होगा तो मैं कहूँगा थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा। किस एक्सिस में? क्लियर। अगला किसके पास जाते हो आप? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के पास कॉन्ट्रैक्शन कराते हो तो रिब्स क्या होती है? रिब्स एंड स्टर्नम राइज्ड लिखा है, मतलब कि अपवर्ड बाहर निकल के आ जाएगी, यानी ओवरऑल थोरैसिक चैम्बर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जैसे थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और एयर बाहर से, बहुत बढ़िया। अंदर कहाँ पर? लंग्स के अंदर। हाँ इतना अंदर ना कर देना कि पूरी बॉडी में टहल जाए। कहाँ पर? लंग्स तक आ जाएगा। क्लियर इतनी बातें? अरे बोलो यार। अब बात आती है किसकी? एक्सपायरेशन की। किसकी बात आती है? तो जो जो चीज आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया था उसे बोलो कि रिलैक्स कर जाए, और जब वो रिलैक्स करेगी तो अपनी अपनी पोजीशन पे जाएंगे। अरे बोलो यार, जो आपने कहा था कि अभी तक इंस्पायरेशन में जो आपका डायाफ्राम फ्लैट हो चुका था, तब इसे आप बोलो कि भैया तुम रिलैक्स हो जाओ, तो फिर से डोम शेप हो जाएगा। और जैसे ही डोम शेप हो जाएगा अब थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। किस एक्सिस में? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। क्लियर। आपने जो कहा था रिब्स और स्टर्नम बाहर आ गई थी, इसे कहो रिलैक्स हो जाए, और जैसे ही रिलैक्स हो जाएगी फिर से अपने वो नॉर्मल पोजीशन पे आएगी, स्टर्नम पीछे आ जाएगा, रिब्स नीचे आ जाएगी। बताओ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम। किसका वॉल्यूम? थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। किस एक्सिस में? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। ओवरऑल थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी एयर जो अंदर भरी थी वो कहाँ जाएगी? बाहर। क्या हो गया? एक्सपायरेशन। बताओ रिलैक्स करने में कोई एनर्जी खत्म होगी? नहीं होगी। तो एक्सपायरेशन कैसा प्रोसेस? बस खत्म बात। चलो आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सपायरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड द इंटरनल कॉस्टल मसल। आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कराया था? एक्सटर्नल वाला कराया था, वही वाला क्या हो जाएगा?
रिलैक्स करेगा, लेकिन लिखा नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। डायाफ्राम एंड द इंटरनल कॉस्टल मसल return the diaphragm and the sternum to their normal position and reduced the thoracic volume and thereby the pulmonary volume। बस अंडरलाइन करें आप कि एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। क्या क्या रिलैक्स करेगा, जो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या करेगा, रिलैक्स कर जाएगा। रिलैक्स करने का मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, और जैसे ही ओरिजिनल पोजीशन पहुंचेंगे वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम रिड्यूस कर जाएगा, वो चाहे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम हो और चाहे वो पल्मोनरी वॉल्यूम हो। और आपको पता है अगर कहीं पर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर क्या होता होगा, बढ़ जाता है। दिस लीड टू द इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। प्रेशर लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, काजिंग द एक्सपल्सन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स, दैट इज द एक्सपायरेशन। तो आपको अंडरलाइन क्या करना है, इतना अंडरलाइन करना है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्या हो जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, और जब रिड्यूस कर जाएगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि एयर अंदर से कहां चली जाएगी, बाहर, यानी लंग से कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। अब फिर से बताओ तुम, ये आपके पास क्या है, एक्सपायरेशन। क्या है, एक्सपायरेशन। बताओ डायाफ्राम की अगर मैं बात करता हूं तो डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और डायाफ्राम अगर रिलैक्स करेगा तो आप बताइए थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज या रिड्यूस कर जाएगा। और अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा तो किस एक्सिस में डिक्रीज करेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर में करेगा। ठीक है, अगला बताओ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिलैक्स करेगी। और जब ये रिलैक्स करेगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। किस एक्सिस में कम हो जाएगा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। क्लियर, यानी ओवरऑल देखा जाए तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो चुका है तो बताओ इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। और अगर इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा तो बताओ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इतना इंक्रीज कर जाएगा कि एयर लंग्स से निकल के कहां पहुंच जाएगी, एटमॉस्फेयर पहुंच जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन। क्या आपको इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन समझ में आ गया, एकदम क्लियर से? क्योंकि कल मैं योगा कराऊंगा आपसे। हाँ, कल का जो टॉपिक आता है उसका नाम ही है क्या, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटी ना। देखा होगा किसी न किसी, जैसे हम लोग नॉर्मल सांस लेते रहते हैं अंदर बाहर, कुछ लोग होते हैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होती है उनकी कि वो लंबी सांस रोक लेते हैं, लंबी समय तक अपना वो सांस को रोक लेते हैं, आराम से रुके रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं ना। आपने कभी स्विमिंग की है किसने, स्विमिंग? अरे एक तो ये शहर वाला स्विमिंग होती है, स्विमिंग पूल के अंदर ऊपर ऊपर टहलते रहते हैं, नहीं अंदर भी होती है स्विमिंग होती है, बहुत पूरा स्पोर्ट चलता है। गांव वाले तालाब में नहाते हैं ना, नदी में नहाते हैं, कहते डुबकी मार रहे हैं, देखो कहाँ निकलते हैं, यहाँ डुबकी मारेंगे वहाँ निकलेंगे, कभी कभी यहाँ मारते निकलते ही नहीं है। ये भी तो होता है, खासकर भाई अब नदी है, उसमें है नहर है, तालाब है, तो अंदर कुछ भी हो सकता है। स्विमिंग पूल तो एकदम सही सही पानी दिख रहा है आपको, अंदर रहो, वहाँ गंदगी भी है, कहीं फंस सकते हो, तो कभी कभी होता है, हादसे हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको करना है ऐसा कुछ भी तूफानी करना है तो थोड़ा सा सोच समझ से करना। आप होते हैं गांव के बच्चे होते हैं जो तालाब में पूरा वो शर्त लगाते हैं कि हम देखो कितना ज़्यादा बुड्डी हम मार लेते हैं, बुड्डी मार रहे हैं ना, यहाँ से कहते हैं वहाँ निकलते हैं, कहते हैं मोहित तुम खड़े रहो हम आ रहे हैं, वहाँ मारते हैं वो उनसे आगे वो जीत जाते हैं ना। कभी कभी होता भी है, नदी का बहाव ज़्यादा तेज होता है तो वो बुड्डी मार के ही आगे अगले स्टेशन पहुँचते हैं। अगला स्टेशन जहाँ बंधा लगा रहता है वहाँ पर लोग ढूंढते हैं कि भैया मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये हादसे हो जाते हैं। और आजकल तो पानी ही पानी हर जगह है, बारिश नहीं हो रही लेकिन पानी हर जगह है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बूढ़ा हर जगह है। आसाम में बूढ़ भी रहा है, उधर नेपाल भी बूढ़ा है, उत्तर प्रदेश कुछ पहाड़ है वो भी बूढ़ रहे हैं। क्यों बूढ़ रहे हैं, दूसरे देश से पानी भागा चला रहा है ना। तो बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन पानी हर जगह है। यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया क्या आपके पास, एक्सपायरेशन। चलो एक्सपायरेशन की बात करते हैं, तो ये हो गया एक्सपायरेशन का क्या फिगर। अरे अब तुम गाना ना याद कर लो, पता है तुम्हें कौन सा, मैं बता रहा हूँ।
एक्सपायरेशन सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, डायाफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और डायाफ्राम जैसे रिलैक्स कर जाएगा डायाफ्राम का शेप आएगा, कौन सा शेप, आर्क्ड शेप या डोम शेप का आ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करेगी, रिब्स और स्टर्नम कहां जाएंगे, रिटर्न टू दियर ओरिजिनल पोजीशन, थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम कम होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एयर कहां बाहर, हाँ लंग से, मतलब एक्सपायरेशन हो चुका है। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, बस 2-4 लाइनें और लिखी हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी आप लंबी सांस भी लेते हो, कभी कभी आप लंबी सांस, बस आराम छोड़ना, कुछ और निकल है, ठीक है। तो होता है कभी कभी आप लंबी सांस खींचते भी हो, कभी कभी आप लंबी सांस छोड़ते भी हो। तो कभी आपने महसूस किया होगा जब आप लंबी सांस लेते हो तो आपके एब्डोमेन पे इफेक्ट पड़ता है ना। अगर आप लंबी सांस लेते हो तो आपका जो एब्डोमेन होता है वो ऊपर की तरफ खींच जाता है, होता है, और जो आपका ये चेस्ट वाला रीजन होता है ये ऊपर तरफ आता है, बाहर तरफ आता है, होता है ना। तो कह रहे हैं अगर आप कभी क्या करते हो, जो हमारा कह रहे हैं कि जो हमारे पास ब्रीदिंग का क्या है, ब्रीदिंग की जो एबिलिटी है इसे हम घटा बढ़ा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मसल। तो लिखा है वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने की जो हमारे पास एबिलिटी है इसे हम बढ़ा घटा भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडिशनल मसल। और ये एडिशनल मसल कहां की होती है, एब्डोमेन की होती है। तो आप अंडरलाइन करें यहां पर, increase the strength of inspiration and the expiration with the help of the muscles। कौन सी मसल, एब्डोमेन। नॉर्मल जब आप ब्रीदिंग कर रहे थे तब उस वक्त कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा था, डायाफ्राम, वो भी एक मसल ही है, दूसरा एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इन्वॉल्व हो रही थी ना। जब आप एफर्ट लगाओगे ब्रीदिंग करने के लिए, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने के लिए, तब आप उसमें दूसरी मसल का इस्तेमाल करते हो, उसका नाम क्या होता है, एब्डोमिनल मसल इन्वॉल्व होती है। ये क्वेश्चंस है। एक ही मिनट में आप कितनी बार ब्रीदिंग करते हो, 12 से 16 बार। ये जो नंबर है 12 से 16 बार आपको 2 बार मिलेगा, इस चैप्टर में मिल रहा है, इसके बाद वाले चैप्टर में भी मिलेगा, बस बात अलग हो जाएगी। यहां मैं बता रहा हूं आपको एवरेज 1 मिनट के अंदर आप 12 से 16 बार आप ब्रीदिंग करते हो, ठीक है। इसे आप अंडरलाइन करें, एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन। अगर आप हेल्दी हो तब, अगर हेल्दी नहीं हो, अनहेल्दी हो, तो आप 12 से 16 बार भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिसको अस्थमा हुआ है या जिसके पास पूरा सिस्टम ही क्या है, चोक है, तो 12 से 16 बार भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो हेल्दी है पूरी तरीके से क्या होगा, वो हेल्दी ह्यूमन के अंदर लगभग 1 मिनट के अंदर आप 12 से 16 बार ब्रीदिंग करते हो। क्लियर इतनी बात है, ये अंडरलाइन करो, क्वेश्चन है आपके नीट का। अगला, ब्रीदिंग में कितनी एयर अंदर जा रही, कितनी बाहर आ रही, इसे आप नापते हो मशीन से। उस मशीन का नाम होता है स्पायरोमीटर। क्या नाम होता है, स्पायरोमीटर। इस तरह तो इसको मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, मतलब अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा। यहां पर अगर सांस ले रहे हो आप तो कितनी, किसी को अस्थमा है इसमें, नहीं है ना, बढ़िया है, होना भी नहीं चाहिए। जो मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पर बच्चे जो छोटे छोटे, उनमें क्या है, अस्थमा है। तो अगर आप जाओगे और डॉक्टर के पास तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि आप कितनी एयर आप अंदर ले रहे हो, कितनी आप एयर बाहर फेंक रहे हो। तो यहाँ पर एक मशीन, जिसे आपने देखा जो जिसके पास अस्थमा होता है वो उसके पास एक पंप होता है, इनहेलर होता है ना, वो ऐसे लगाते हैं। वैसे क्या होती है, मशीन भी होती है, इसका नाम होता है स्पायरोमीटर। वो मुंह में आपके लगा के पता करते हैं कितना आप एयर अंदर बाहर कर रहे हो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द स्पायरोमीटर। तो क्वेश्चन आता है कि आप कितनी एयर अंदर बाहर कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, इसको आप किस मशीन से नापोगे, इंस्ट्रूमेंट से नापोगे, तो नाम होता है स्पायरोमीटर। व्हिच हेल्प इन द क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन। मतलब आपका लंग्स कैसे काम कर रहा है उसे पता लगाने के लिए आप किस मशीन का इस्तेमाल करते हो, आप स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हो। क्लियर इतनी बातें हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज नहीं पढ़ाने वाले हैं, एकदम खुश हो जाओ आप। लेकिन आज की जो आपकी जिम्मेदारी है वो ये है कि कम से कम आप जाकर के इतना आप रिवाइज कर लोगे। जब आपको ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कल मैं आपको जब कहूँगा कि आप लंबी सांस खींचो, लंबी सांस छोड़ो, हल्की सांस लो, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आने वाला है और आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हो। पिछले साल यहाँ से क्वेश्चन आया था, कहीं से क्वेश्चन था, मतलब इसी चैप्टर से, हाँ मैचिंग टाइप में था, इसी टॉपिक से क्वेश्चन था 2024 का, ठीक है, बढ़िया है।
तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक एकदम क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसमें से कितने लोग हैं, आज कितनी तारीख है, 10 है, 10 और 21 में लगभग 11 दिन का गैप है, 21 होगा, मतलब 10 दिन आपके पास टाइम है। 10 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो 3 चैप्टर, जिसने पढ़ा है कर सकते हो ना। 21 तारीख को टेस्ट होगा और गिफ्ट मेरी तरफ से होगा, ठीक है। गिफ्ट मेरी तरफ से, जो भी होगा गिफ्ट होगा मेरी तरफ से होगा, और थोड़ा बड़ा गिफ्ट होगा। नहीं अब इतना नहीं, तब पार्टी मिलेगी जब सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होगा मैं पार्टी दे दूंगा, ठीक है। बस आप 10 दिन में आप 3 चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। अपना चैप्टर आप डिवाइड कर लीजिए, जो बड़ा चैप्टर है उसे आप 4 दिन दे दीजिए, जो छोटा है वो 2 दिन देकर आप निपटा दीजिए, आराम से कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। और इसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे आपको रिवाइज तो करना ही करना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। कल मैंने आपको कुछ काम दिया था, हाँ, एक्सरसाइज दोनों हो गया, फर्स्ट एंड द सेकंड एक्सरसाइज हो गया है ना।